Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic bolted connections. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed an introduction to IS 800-2007, bolted connections, pitch, gauge, edge and end distances, patterns of bolting and types of bolted joints. In this lecture we'll be discussing parts of a bolt and various types of bolts. So let's start. A bolt has the following main parts. अब आप देख सकते हैं कि बोल्ट के पास बहुत सारे पार्ट्स हैं. क्या क्या है? इसे हम बोलते हैं हेड ऑफ द बोल्ट. ये हेड है जो येलो में शेडेड है. वैसे ही जो ग्रीन में शेडेड है वो क्या है? आपका नट है. उसके ऊपर जो हमें अवेलेबल है ब्लू में, इसे बोला जाता है वॉशर. यहाँ पे भी एक वॉशर यहाँ है, एक वॉशर यहाँ है, तो ये होगी हमारी वॉशर्स. और बाकी जो ये व्हाइट में पोर्शन बचा, ये होता है आपका बोल्ट लेंथ, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, सिंपली शैंक. तो बोल्ट लेंथ क्या होती है? बोल्ट लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम द अंडरसाइड ऑफ द बोल्ट हेड. अंडरसाइड ऑफ द बोल्ट हेड क्या हुआ? अंडरसाइड ऑफ द बोल्ट हेड हुआ ये वाला पॉइंट, कि बोल्ट हेड के नीचे वाला जो पार्ट है वहां से हम डिस्टेंस मेजर करना शुरू करते हैं अप टू द एंड ऑफ द बोल्ट. एंड ऑफ द बोल्ट कहाँ तक है? यहाँ तक है. तो इस पॉइंट तक, इस लेंथ को आप क्या बोल देंगे? इस टोटल लेंथ को बोला जाएगा बोल्ट लेंथ. फिर आता है ग्रिप ऑफ द बोल्ट. ग्रिप ऑफ द बोल्ट क्या है? फिर से अंडरसाइड ऑफ द हेड ऑफ द बोल्ट से, यहां से इस रेड लाइन से मेजरमेंट शुरू करेंगे और कहां तक करेंगे? बैक साइड ऑफ द वॉशर, इस वॉशर तक, इस वॉशर के हेड तक. सो द बोल्ट हेड टू द बैक ऑफ द वॉशर और नट. अगर आप वॉशर नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि वॉशर ऑप्शनल होती है, बाकी सब चीजें तो कंपल्सरी है. हेड भी होगा बोल्ट का, शैंक भी होगा और नट भी होगा, बट वॉशर्स क्या है? ऑप्शनल है. तो अगर वॉशर नहीं यूज कर रहे हैं तो हम कहाँ तक जाएंगे? नट के हेड तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे. तो इस पॉइंट तक जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिप बोलते हैं. तो ये टर्म्स आपको समझ आनी चाहिए कि व्हाट इज बोल्ट लेंथ एंड व्हाट इज ग्रिप. अब आता है स्टील वॉशर्स. अब स्टील वॉशर्स जैसे हमने बोला कि दे आर प्रोवाइडेड अंडर बोल्ट हेड और एंड नट. अब बोल्ट हेड और नट के बीच में प्रोवाइड की जाती है या उसके साथ प्रोवाइड की जाती है. ये क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि ये एरिया को इंक्रीज कर रहा है. बोल्ट हेड और नट का एरिया जो है वो क्या है? कम है. और ये क्या कर रहा है? वॉशर, वॉशर एरिया को इंक्रीज कर रहा है. तो एरिया को इंक्रीज कर देता है, तो जो फोर्स है या प्रेशर है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्लैंपिंग प्रेशर. अब जब आप ऑब्वियसली फोर्स लगा रहे हो उसको नट को टाइट करने के लिए, तो कुछ क्लैंपिंग प्रेशर आएगा. वो प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है. हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो अगर मैं एरिया को इंक्रीज कर रही हूँ तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो यही चीज क्या कर रही है हमारे लिए? स्टील वॉशर्स कर रही है. दूसरा क्या करती है? प्रिवेंट द थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट फ्रॉम बेयरिंग ऑन द कनेक्टिंग पीसेस. अब अगर जो कनेक्टिंग पीसेस है, मतलब जो भी आप मेंबर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रिवेंट करती है इस थ्रेडेड पोर्शन को उसके अगेंस्ट बेरिंग होने से. तो बेरिंग फोर्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी. अगर बेरिंग फोर्स एक्ट करेगी तो ये थ्रेड्स क्या कर जाएंगे? ये वियर एंड टियर हो जाएगा इन थ्रेड्स का. तो उसको कौन प्रिवेंट करता है? उसको भी प्रिवेंट करती है स्टील वॉशर्स. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बोल्ट्स. तो मेनली दो टाइप के बोल्ट्स होते हैं. एक होते हैं ऑर्डिनरी बोल्ट्स और दूसरे होते हैं फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी बोल्ट्स. ये फिगर एक ऑर्डिनरी बोल्ट का है. सो ऑर्डिनरी बोल्ट्स को और क्या बोला जाता है? अनफिनिश्ड बोल्ट्स भी बोला जाता है, कॉमन बोल्ट भी बोला जाता है, रफ बोल्ट भी बोला जाता है और ब्लैक बोल्ट्स भी बोला जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स, क्योंकि आपको हमेशा वो ऑर्डिनरी बोल्ट नहीं लिखेगा क्वेश्चन में, या एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि इसके और क्या नाम है. और स्पेशली ब्लैक बोल्ट्स बहुत कॉमनली यूज किया जाता है. ब्लैक बोल्ट्स और अनफिनिश्ड बोल्ट्स
और आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स और पार्ट्स और वॉट एवर इट इज ऑफ ब्लैक बोल्ट्स। तो आपको पता होना चाहिए ब्लैक बोल्ट्स आर सेम एज ऑर्डिनरी बोल्ट्स। दे आर नॉन प्री लोडेड बोल्ट्स, इनके ऊपर पहले से कोई भी लोड नहीं होता है। प्री टेंशन आपने वर्ड सुना होगा, प्री स्ट्रेस में जैसे हम करते हैं वैसे प्री टेंशन। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डिनरी बोल्ट्स हैं इनके ऊपर पहले से कोई भी लोड नहीं एक्ट कर रहा है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम ये ऑर्डिनरी बोल्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। लाइट स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं, बहुत भारी स्ट्रक्चर्स में नहीं यूज करेंगे। और लाइट स्ट्रक्चर्स भी कैसे, जिनमें स्टैटिक लोड लग रहा है। स्टैटिक लोड मतलब कि लोड में ना वाइब्रेशंस है ना ही कोई इम्पैक्ट लोड एक्ट कर रहा है। तो उस केस में आप सिर्फ स्टैटिक लोड के केस में लाइट स्ट्रक्चर्स में ऑर्डिनरी बोल्ट्स को यूज करेंगे। दूसरा आप कहाँ यूज कर सकते हैं इनको, सेकेंडरी मेंबर्स। सेकेंडरी मेंबर्स मतलब पर्लिन्स में, ब्रेसिंग्स में। तो जो मेन मेंबर्स हैं उनके लिए ऑर्डिनरी बोल्ट्स यूज नहीं किए जाएंगे, सिर्फ सेकेंडरी मेंबर्स, क्योंकि सेकेंडरी मेंबर्स पे लोड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं इनको रूफ ट्रसेस पे, क्योंकि रूफ ट्रस ने लोड लेना होता है या तो स्नो लोड का, विंड लोड एट टाइम्स, और बाकी ज्यादा लोड रूफ ट्रसेस पे नहीं आता है। तो वो भी कैसे स्ट्रक्चर्स है, लाइट स्ट्रक्चर्स है रिलेटिवली। तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनरी बोल्ट्स यूज कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ पे आपने ऑर्डिनरी बोल्ट्स नहीं यूज करने हैं, बिल्कुल भी नहीं यूज करने हैं, जहां पे जो स्ट्रक्चर है या मेंबर है उसमें वाइब्रेशंस आ रही हैं, उस पे इम्पैक्ट लोड लग रहा है, या फिर उसमें फटीग लग रहा है, फटीग हो रहा है। तो इन केसेस में आप ऑर्डिनरी बोल्ट्स को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनरी बोल्ट सक्सेसफुल नहीं है, वो सिर्फ स्टैटिक लोड के लिए सक्सेसफुल है। नेक्स्ट आता है कि ऑर्डिनरी बोल्ट्स बने किससे हैं। लो कार्बन रोल्ड स्टील से बने हैं। अब एक चीज, अगर आप बोल्ट को देखें तो बोल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, यहाँ पे अगर शैंक पे आप देखें तो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। तो हम लो कार्बन स्टील यूज करते हैं, और लो कार्बन स्टील कैसा, सर्कुलर रॉड्स, रोल्ड स्टील है और सर्कुलर रॉड्स यूज करते हैं। अगर मैं स्क्वायर और हेक्सागोनल हेड वाले बोल्ट्स बना रही हूँ तो मैं माइल्ड स्टील, वही लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील सेम हुआ। हमें पता है जैसे जैसे हम कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेंथ क्या होती रहती है, स्टील की इंक्रीज होती रहती है। तो माइल्ड स्टील की रॉड्स यूज करेंगे, पर वो कैसी होंगी, स्क्वायर या हेक्सागोनल होंगी, क्योंकि आपके जो बोल्ट्स के हेड्स हैं वो कैसे हैं, स्क्वायर और हेक्सागोनल हैं। तो उस केस में अब स्क्वायर और हेक्सागोनल के अपने कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। हेक्सागोनल हेड्स जो है वो उनकी अपीयरेंस बेटर होती है, इसीलिए हम इनको ज्यादातर हेक्सागोनल बोल्ट्स ही हम देखते हैं मार्केट में या जहां पे भी लगे हुए हैं। एक तो इनकी अपीयरेंस बेटर है, दूसरा है कि इसको रेंच से पकड़ना आसान हो जाता है। और इसको टर्न करने के लिए, टाइट करने के लिए, टर्निंग मीन्स आप नट को घुमाएंगे, नट को घुमाएंगे तभी ये बोल्ट टाइट होगा। तो उसके लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो भी क्या होती है, कम होती है हेक्सागोनल बोल्ट्स के केसेस में। इस इन तीनों फैक्टर्स की वजह से हेक्सागोनल बोल्ट्स क्या है, ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट आता है स्क्वायर बोल्ट्स। स्क्वायर बोल्ट्स क्यों हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट जो है वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू हेक्सागोनल बोल्ट्स। हेक्सागोनल बोल्ट्स की डिसएडवांटेज क्या है कि वो महंगे हैं एज कंपेयर टू स्क्वायर हेड्स। सो नेक्स्ट है स्नग टाइट बोल्ट्स। अब स्नग टाइट बोल्ट्स आप पढ़ेंगे टेक्स्ट में कि बहुत बारी लिखा होता है, तो ये समझते हैं स्नग टाइट बोल्ट्स होते क्या है। द नट्स आर टाइटन्ड विद स्पड रेंचेस। स्पड रेंच यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया है, hence producing little tension। तो जब आप स्पड रेंच यूज करते हैं बोल्ट को टाइट करने के लिए तो क्या होता है, एडवांटेज क्या है, टेंशन कम प्रोड्यूस होती है, तो प्रोड्यूसिंग लिटिल टेंशन। और नो क्लैंपिंग फोर्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्ट्स जॉइंट। हमने देखा था, अब ऑब्वियसली जब आप कोई बोल्ट को टाइट कर रहे हो तो वो बोल्ट क्या देगा आपको, कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा। फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वो कैसी फोर्स से क्या होएगा, प्रेशर होगा, और वो प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, क्लैंपिंग प्रेशर। तो बोल्ट्स, जब आप स्नग टाइट बोल्ट्स यूज कर रहे हैं तो उसमें नो क्लैंपिंग फोर्स इंट्रोड्यूस होगी। अब स्नग टाइट का मतलब क्या है, द टाइटनेस अटेन्ड with a few impacts of a pneumatic wrench or full human effort using an ordinary spud wrench
to bring the parts to be connected in proper contact. सिर्फ इतनी सी बात है कि स्नग टाइट बोल्ट में जो भी मेंबर्स आप या जो ज्वाइन कर रहे हैं उसके बीच में क्या होगा, प्रॉपर कांटेक्ट। कैसे कर सकते हैं प्रॉपर कांटेक्ट? या तो आप स्पड रेंच यूज करें अगर आप मैनुअली उसको टाइट कर रहे हैं, अगर आप न्यूमेटिक रेंच यूज कर रहे हैं तो आपको फ्यू इम्पैक्ट्स में वो बोल्ट क्या हो जाएगा, आपका टाइट हो जाएगा। तो स्नग टाइट बोल्ट का मतलब इनडायरेक्टली सिर्फ क्या है कि जो कांटेक्ट होगा वो प्रॉपर कांटेक्ट होगा ताकि लोड ट्रांसफर क्या हो सके, इजीली हो सके और प्रॉपरली हो सके। सो स्नग टाइट बोल्ट्स मींस दैट ओनली। अब लोड ट्रांसफर शेयर और बेयरिंग के हेल्प से होगा। दीज बोल्ट्स हैव लार्ज टॉलरेंस इन शैंक एंड थ्रेड dimensions. Their design strengths are appreciably smaller than those of high strength bolts. तो ऑब्वियसली क्योंकि ये लो कार्बन स्टील के बने हैं तो इनकी डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स, फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स उनसे क्या होगी, कम होगी। तो इनका लोड ट्रांसफर होता है शेयर और बेयरिंग से, ये दोनों ही हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनरी बोल्ट्स किस किस डायामीटर्स में अवेलेबल है। तो जो डायामीटर्स अवेलेबल है वो 5 mm से लेके 36 mm तक ये डायामीटर्स अवेलेबल हैं। अब इनको डेजिग्नेट कैसे करते हैं? बोल्ट को जब हम लिखते हैं ऑर्डिनरी बोल्ट को तो हम लिखते हैं M और उसके आगे लिख देते हैं उसका डायामीटर। तो M5 मतलब 5 mm डायामीटर वाला बोल्ट है, ठीक है, ऑर्डिनरी बोल्ट है। वैसे ही M24 क्या हो जाएगा, 24 mm डायमीटर वाला ऑर्डिनरी बोल्ट है। तो दिस इज हाउ बोल्ट्स आर डेजिग्नेटेड। M5 to M36 ऑर्डिनरी बोल्ट्स में अवेलेबल होता है, पर कॉमनली हम क्या यूज करते हैं, M16 मतलब 16 mm डायमीटर है, M20 मतलब 20 mm डायमीटर है, M24 24 mm डायमीटर है एंड M30 30 mm डायमीटर है। दिस डज नॉट मीन कि आप बाकी डायमीटर के बोल्ट्स नहीं यूज कर सकते, ये सिर्फ ये बोल रहा है कि कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो ये डायमीटर्स है। और इसको डेजिग्नेट कैसे किया जाएगा, M16 मतलब क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कि लास्ट में आपको एक लाइन लिख देंगे यूज M20 बोल्ट्स। तो M20 बोल्ट्स का क्या मतलब हो जाएगा, आपको इनडायरेक्टली उसने क्या दे दिया है, डायमीटर की वैल्यू दे दी है कि 20 mm डायमीटर के आपने ऑर्डिनरी बोल्ट्स यूज करने हैं। नेक्स्ट आता है कि इनका जब हम बोल्ट्स की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं तो हमें नेट टेंसाइल एरिया ऑफ द बोल्ट रिक्वायर्ड होता है। अब नेट टेंसाइल एरिया जो होता है बोल्ट का उसको IS 800 2007 कैसे डिफाइन करता है, क्लॉज 10.3.3 में। तो अगर आप ये देखेंगे नेट टेंसाइल एरिया ऑफ द बोल्ट को डेजिग्नेट किया जाता है ANB से, ठीक है। नेट shear area of the bolt at threads may be taken as area corresponding to the root diameter of at the threads। तो ये किसके इक्वल है, रूट डायमीटर एट द थ्रेड्स पे। तो जो रूट डायमीटर होगा उसके इक्वल हो जाएगा आपका नेट टेंसाइल एरिया, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ANB से। इसको और क्या बोला जाता है, स्ट्रेस एरिया और प्रूफ एरिया। स्ट्रेस एरिया और प्रूफ एरिया आपको MCQs में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रेस एरिया ऑफ दिस बोल्ट। तो स्ट्रेस एरिया कुछ भी नहीं है, इट इज सिंपली द नेट टेंसाइल एरिया ऑफ द बोल्ट और ANB। अब IS 1367 ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कोड बताता है आपको नेट टेंसाइल एरिया। IS 1367 बताता है कि नेट टेंसाइल एरिया ऑफ द बोल्ट, AN means net area and B stands for bolt, तो net tensile area of the bolt बोलता है pi by 4 into D minus 0.9382 P dash। अब ये जो ये फॉर्मूला है ये अगेन आपको MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, पर हम इसको क्वेश्चंस में कम यूज करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक सिंपलर फॉर्मूला है। पहले समझ लेते हैं ये फॉर्मूला क्या है। पाई आपको पता है, D क्या है, D इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, जो अभी हमें पीछे पता चला था कि M20 है, M24 है, क्या है। प्लीज आप इस M20 को
आरसीसी से कंफ्यूज करके नहीं यूज करेंगे, ये डिफरेंट M20 है। ANB हो गया, D हो गया नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ये आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 0.9382 एंड P डैश इज द पिच ऑफ द थ्रेड्स ऑफ द बोल्ट। तो जो थ्रेड्स हैं ये बोल्ट के, यहाँ पे जो हम थ्रेड्स देख सकते हैं, इनकी जो पिच है उसको वो क्या बोल रहा है, उस पिच के हिसाब से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट टेंसाइल एरिया को कैलकुलेट करने का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। बट क्या प्रॉब्लम है कि आपको तो क्वेश्चन में सिर्फ बोलेगा M20 बोलेगा, तो हमें पिच की वैल्यू पता नहीं होगी और इतने सारे बोल्ट्स हैं M5 to M36 की, हम सबकी पिच की वैल्यूज याद नहीं कर सकते। तो IS 1367 हमें और क्या सजेस्ट करता है, वो हमें सजेस्ट करता है कि आप जो टोटल डायमीटर ऑफ द बोल्ट है, टोटल डायमीटर को आप क्या बोल सकते हैं, नॉमिनल प्लेन शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट, नॉमिनल प्लेन शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट। और इसको कैसे डेजिग्नेट करेंगे, ASB। S क्या है, S का मतलब है शैंक, शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट। तो शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द बोल्ट, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, सर्कल का एरिया π/4 d स्क्वायर। d अभी भी क्या है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट है, तो π/4 d स्क्वायर आपके पास है, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.78 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉमिनल या सॉरी नेट टेंसाइल एरिया ऑफ द बोल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि नॉमिनल डायमीटर मेरे पास 20 mm है, तो मेरे पास ASB कितना आ जाएगा, ASB विल बी इक्वल टू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 314.16 mm स्क्वायर। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है ANB। तो ANB कितना हो जाएगा, 0.78 टाइम्स ASB, तो दैट इज 0.78 इंटू 314.16, जिसको मैं कितना लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू 245.04 mm स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका नेट टेंसाइल एरिया ऑफ द बोल्ट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम बोल्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे तो हम ANB और ASB दोनों यूज करेंगे, और इनको डिफाइन किसमें किया गया है, क्लॉज 10.3.3 ऑफ IS 800/2007। So let's talk about the class of an ordinary bolt. The property class of ordinary bolts is from 3.6 to 12.9, और मोस्ट कॉमनली हम कौन सी क्लास यूज करते हैं, 4.6 एंड 8.8। तो क्लास है क्या, क्लास जो है बोल्ट की वो हमें बताती है कि यील्ड स्ट्रेंथ कितना हुआ बोल्ट का और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना हुआ बोल्ट का। तो ये जो दो वैल्यूज हमें चाहिए होती है कैलकुलेशन के लिए, तो वो इनडायरेक्टली हमें कौन दे रहा है, क्लास ऑफ द बोल्ट। कैसे दे रहा है वो समझते हैं। आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लास 4.6 का। तो क्लास 4.6 में मैं देख सकती हूँ कि द नंबर बिफोर डेसिमल इंडिकेट्स, नंबर बिफोर डेसिमल क्या है, 4 है। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर बिफोर डेसिमल इस केस में 4 क्या इंडिकेट करता है कि इट इज इक्वल टू 1/100 ऑफ FUB। FUB क्या है, नॉमिनल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। और हमें क्या निकालना है, हमें FUB कैलकुलेट करना है। तो FUB कैसे आएगा, FUB विल बी इक्वल टू 4 into 100 which is equal to 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो 4.6 क्लास बोल्ट का FUB कितना आ गया हमारे पास, 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमें किससे पता चला, 4.6 से खुद से ही पता चला। जस्ट क्या वैल्यू होती है, 1/100 FUB होती है, ये 4 की वैल्यू। नेक्स्ट आता है द नंबर आफ्टर डेसिमल इंडिकेट्स, नंबर आफ्टर डेसिमल क्या है, इक्वल टू 0.6। तो हम देखें 0.6 क्या इंडिकेट करता है, 0.6 इंडिकेट करता है रेशो किसकी, यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस, या फिर यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ की। तो FYB अपॉन FUB हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, FYB। सो आई कैन राइट
FYB is equal to 0.6 times FUB, क्योंकि 0.6 दिया था तो 0.6 into 400 will be equal to 240 Newton per millimeter square. सो आपके पास क्या आ गया, 4.6 की वैल्यू से मुझे पता चल गया कि FUB 400 है और FYB इक्वल टू 240 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, बोल्ट 8.8 स्ट्रेंथ का। तो 8.8 की कैसे वैल्यू आएगी, अगर मैं देखूं पहला जो डेसिमल के पहले वाला वैल्यू है वो 8 है, 8 विल बी इक्वल टू 1/100 of FUB, therefore FUB will be equal to कितना हो जाएगा 800 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट कितना है 0.8 विल बी इक्वल टू FYB अपॉन FUB। FUB अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं so this will be FYB अपॉन FUB is 800। तो FYB की वैल्यू कितनी आ गई, FYB की वैल्यू आ गई 0.8 into 800 which is equal to 640. So 640 Newton per millimeter square. सो इस तरीके से जब आपको क्लास दी जाएगी बोल्ट की तो आप क्या पता कर सकते हैं, उसका यील्ड स्ट्रेंथ और उसका नॉमिनल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आपको बोल्ट दिया जाएगा M20 बोल्ट ऑफ क्लास 4.6। तो इससे आपको क्या पता चल गया, M20 से पता चल गया डायमीटर कितना है 20 और क्लास से पता चल जाएगा कि FUB कितना है, FUB is equal to 400 and FYB is equal to 240. So this is how, so यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4.6 के लिए यील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेस कितना है 240 और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ FUB कितनी है 400। वैसे ही अगर आप देखें 8.8 के लिए 640 और 800, जस्ट यहाँ पे आपने ये ध्यान देना है कि अगर डायमीटर लेस देन 16 mm है तो 640 और 800 ठीक है, बट अगर डायमीटर 16 mm से ज्यादा हो जाता है तो आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी 660 और यील्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी 830। तो ये एक एक्सेप्शन है 8.8 के केस में, बाकी केसेस में फिर वो वैसे ही कंटिन्यूड रहेगा। So this is specification IS 1367 part 3 ISO 898 specification of fasteners threaded steel for technical supply conditions। तो यहाँ से हमें ग्रेड या क्लासिफिकेशन ऑफ बोल्ट पता चलता है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं सिंपली ग्रेड भी वर्ड यूज किया जा सकता है कि कौन से ग्रेड का बोल्ट यूज कर रहे हैं, 4.6 ग्रेड का यूज कर रहे हैं या फिर 4.6 क्लास का बोल्ट यूज कर रहे हैं। सो ग्रेड एंड क्लास आर इंटरचेंजेबल हियर। नेक्स्ट आता है आपके पास, अब ये हम कर चुके हैं कि फोर्स कैसे ट्रांसफर करता है ऑर्डिनरी बोल्ट, फोर्स ट्रांसफर करता है शेयर और बेयरिंग से। तो उसको अगर हम और टेक्निकली बोलें तो इंटरलॉकिंग एंड बेयरिंग ऑफ बोल्ट्स, इसीलिए इनका एक और नाम है बेयरिंग टाइप जॉइंट, क्योंकि जब आप ऑर्डिनरी बोल्ट यूज करेंगे तो फोर्स कैसे ट्रांसफर होगी, बेयरिंग से ट्रांसफर होगी, इसलिए नाम भी क्या लिख दिया है बेयरिंग टाइप जॉइंट। हाई ग्रेड बोल्ट्स may be used for maintenance work to prevent future failure। अब हाई ग्रेड बोल्ट्स हमने देखा था 8.8 9.8 ये सारे टाइप के बोल्ट्स आप क्या कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनसे फेलियर कम होता है, पर उसके साथ साथ क्या है कि इनकी डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और फेलियर क्यों कम होता है, क्योंकि ये हाई स्ट्रेंथ होते हैं, हमें पता है जैसे ही डक्टिलिटी डिक्रीज होगी स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हाई ग्रेड बोल्ट्स हैं या फिर हाई क्लास bolts हैं। So in this lecture we covered parts of a bolt and what is an ordinary bolt और उसको कैसे classify करते हैं, उसको कैसे use करते हैं। So I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.